बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सैंगवान फिक्सयोंग होता है वो एक एम्बैरेसिंग से स्माइल के साथ में जूफेन के सिर को सहलाते हुए सारा इल्जाम जूफेन के ऊपर डालते हुए कहता है, हमें अपने साथ मत ले जाओ बच्चे, ये गंभीर जानलेवा है, तुम हमारा इतना ध्यान कैसे भटका सकते हो, और बाकी दो एरियाज के बारे में क्या। और देन वैसे जूफेन भी अपनी आंखें घुमाता है और कहता है, मतलब अपने मन में कहता है, तुम गलत जगह पर सीधे खड़े हो, मैंने खुद कभी डबल कल्टीवेशन नहीं की, जबकि आपका क्लैन रोजाना डबल कल्टीवेशन करता है। आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, तुमने कितनी ही लड़कियों को बर्बाद किया होगा। जूफेन ने इस बात को अपने तक ही सीमित रखी और बल्कि उन्हें जानबूझकर सर हिलाते हुए झूठ वाले चाचा को एक बलि का बकरा बना दिया। देन वैसे जूफेन आगे कहता है, ये सैंगवान फियोंग का आराम करने की जगह है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही कड़ी सुरक्षा रहती है, और जो ये जगह है इसे कुछ जेट फॉल कहते हैं। ये एक पैराडाइज से बिल्कुल भी कम नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ही थिक स्पिरिचुअल एनर्जी है। और यहीं पर मैंने एक अनोखी वस्तु देखी थी, ईस्टर्न लैंड का डिवाइन वेपन, जिसे की स्वेरिंग स्वॉर्ड भी कहते हैं। और जब सैंगवान फिक्शन ये सुनता है तो वैसे अपने मन में कहता है, क्या स्वेरिंग स्वॉर्ड वहाँ पर है। इस समय सैंगवान फिक्शन की आंखें कांपने लगी थी, इस समय वो खुशी के मारे भर चुका था। और फिर वो दूसरे लोगों को भी देखता है जो कि इस समय वो भी बहुत ज्यादा ही खुश थे, एकदम सैंगवान फिक्शन के जैसे। पिछली बार उन्होंने स्वेरिंग स्वॉर्ड की लोकेशन के बारे में जाने बिना ही हमला कर दिया था और आधे घंटे तक उसे खोजने में लगे रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब उन्हें पता था कि वह स्वेरिंग स्वॉर्ड अब कहाँ पर है, और अब उनके पास पीछा करने के लिए एक गोल था। और फिर वैसे ही वो लोग अपने मन में कहते, मिशन कामयाब होगा। वहाँ पर हर कोई एक्साइटेड में था। सैंगवान फिक्शन का चेहरा लाल हो रहा था, वह शांत नहीं हो पा रहा था। और फिर वैसे सैंगवान फिक्शन कहता है, ईफन तुमने एक बार फिर से बहुत अच्छा काम कर दिखाया है, हा हा हा। इस समय सैंगवान फिक्शन के जो लिप्स थे वो हंसते हुए क्वेरल कर रहे थे और बार बार वो जूफेन के कंधे के ऊपर मार रहे थे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जूफेन को शाबाशी दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से जूफेन को बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। जूफेन की आंखों में आंसू थे जो यह दर्शा रहे थे कि वो कितना दबाव में था। जूफेन उस आदमी को अपने आप को और ज्यादा अपने आप को कुचलने से रोकने के लिए रोकता है। और फिर जूफेन वैसे मुस्कुराते हुए कहता है, चाचा क्या आपको वो स्वेरिंग स्वॉर्ड चाहिए। और देन वैसे सैंगवान फिक्शन भी कहता है, हाँ तुमने हमारे क्लैन की बहुत बड़ी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। सैंगवान फिक्शन ने आह भरते हुए कहा, जो हमारे सैंगवान क्लैन की हाईएस्ट पावर है, वो ईस्टर्न लैंड से सेंट्रल एरिया में आ चुकी है, लेकिन ये सब कुछ गद्दार सैंगवान फियोंग को हराने के लिए नहीं था, क्योंकि हम उसे घर वापस आने पर भी उसे नहीं हरा पाए। जब वो हमारे घर आया था तब हम उसे नहीं हरा पाए, और अब हम उसके इलाके में है तो क्या ही कह सकते हैं। हमने ये सब कुछ ईस्टर्न लैंड के सबसे बड़े खजाने स्वेरिंग स्वॉर्ड के लिए किया, और ये कल्पना करना बहुत ज्यादा कठिन होगा कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा अगर डैंकिंगसन का उल्लेख ना होता तो वो अभी भी 5 सेक्रेट वेपन की भूमिका से अनभिज्ञ होता। यह पवित्र हथियार सिर्फ एक एक्सपर्ट की ताकत नहीं थी, बल्कि एक क्लैन की शान थी। और जब जूफेन सुनता है तो वैसे अपने मन में कहता है, हाँ इसीलिए ये लोग इसे पाने के लिए नर्क तक भी जाने को तैयार हैं। सैंगवान जूफेन ने जूफेन की चुप्पी को अज्ञानता समझा और धन्यवाद देते हुए हंसते हुए कहता है, वैसे भी ये फैन तुम्हारी वजह से सैंगवान क्लैन का गौरव जारी रहेगा। तुमने हमारे लिए जो किया है उसे हमारा क्लैन कभी भी नहीं भूलेगा, तुम हमारे सबसे गौरवशाली सदस्य हो। और जब जूफेन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या सही में, क्या अब इसका मतलब यह है कि मैं क्लैन में घुस सकता हूँ। आईब्रोज को उठाते हुए जूफेन ने शरारती अभिनय करते हुए हंसी उड़ाई। सैंगवान फिक्शन ने भी हंसा और बाकी लोगों ने भी उसका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि इस सौतेले यंग मास्टर को भरोसेमंद और मूल्यवान और यहाँ तक कि प्यारा भी पाया। सैंगवान यूलिंग ही एकमात्र व्यक्ति था जो दूर से जहरीली निगाह से देख रहा था। सैंगवान फिक्शन ने लोगों को शांत होने का इशारा किया और उन्हें आत्मविश्वास से देखा। लोगों, मिशन से जुड़े हुए खतरों के कारण हम एक दूसरे से उलझे हुए हैं, और अब मैं हिम्मत करके कह सकता हूँ कि यह मौका ईश्वर की कृपा से आया है। इसे नक्शे के साथ फ्लाइंग क्लाउड मैनर में 2 स्वर्ड सिंह हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। हम तेजी से हमला करेंगे, फिर स्वेरिंग स्वॉर्ड लेंगे और तुरंत ईस्टर्न लैंड वापस चले जाएंगे, और वो हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब जूफेन सैंगवान फिक्शन की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, चाचा मुझे 2 स्वर्ड किंग के बारे में नहीं पता, बस उस फ्लाइंग क्लाउड मैनर में सिर्फ सैंगवान फियोंग है। जूफेन ये कहकर मुस्कुराया, और जब सैंगवान फिक्शन ये सुनता है तो वैसे ही कहता, तुमने क्या कहा। और इस समय जो बाइली जिंगवाई है वो बहुत ज्यादा क्राउन प्रिंस के लिए चिंतित है, उनकी कंडीशन के लिए बहुत परेशान है, इसीलिए वो मुझे एक अल्केमिस्ट के रूप में ड्रैगन क्लेविंग स्वॉर्ड किंग के साथ इंपीरियल कैपिटल जा रहे हैं, और जो ड्रैगन क्लेविंग स्वॉर्ड किंग है वो हम सभी को गार्ड करते हुए लेकर जाएंगे। और इसीलिए जो बाइली जिंगवाई है उसने मुझे वापस भेजा है ताकि मैं आज अपनी फैमिली से मिल सकूं कल निकलने से पहले। और जब सैंगवान फिक्शन ये सुनता है तो वैसे ही जूफेन से कहता है, क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम सही में ये सब कुछ सच बोल रहे हो। देन दोबारा से जूफेन कहता है, बाइली जिंगवाई ने खुद ऐसा कहा है और ड्रैगन क्लेविंग स्वॉर्ड किंग ने भी, और ये बिल्कुल सच होना चाहिए। सैंगवान फियोंग कांप उठा और फिर वैसे ही कहता है, हा हा हा, सही में ईश्वर हमारे ऊपर दया दिखा रहे हैं। स्वर्ग ने सैंगवान क्लैन को आशीर्वाद दिया है। बाइली जिंगवाई और ड्रैगन क्लेविंग स्वॉर्ड किंग जा रहे हैं और केवल सैंगवान फियोंग ही बचा है, और अब हमारी सफलता निकट
है। और ये कह करके सैंगवन फिक्सियोंग हंसने लगता है और फिर वैसे ही बाकी लोग भी खुशी मनाने लगे और कहने लगे बधाई हो क्लैन के हेड, हेवेंस के उपहार के साथ हम अवश्य ही सफल होंगे। वहाँ पर इस समय हर कोई खुश था, इतना अधिक खुश थे कि वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे हर एक धमाका हो जैसे कि वो स्वेरिंग स्वॉर्ड उनके हाथों में लग चुकी हो। सैंगवन फिक्सियोंग ने दूसरी बार मैनर पर हमले की योजना पर काम करने के लिए जीवंत आत्माओं का उपयोग किया। उन्हें उत्साहित देखकर जुवो फैन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। और फिर वैसे ही जुफेन अपने मन में कहता है ये ईश्वर की कृपा नहीं है बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, हालांकि मुझे आपकी मदद करने के लिए भी धन्यवाद देना होगा। और ये कहकर जुफेन मन ही मन हंसने लगता है और इसी तरह कई घंटे बीत गए। बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद सैंगवन फिक्सियोंग की टीम ने एक स्ट्रेटजी पर सहमति जताई और बैली जिंगवाई के जाने के 3 दिन बाद वे इस रणनीति में शामिल होंगे। एक छिपे हुए कोने में खड़े सैंगवन यूलिंग को पता चला, मतलब वो भी इस बात के बारे में जान गया और फिर उसके बाद वो एक सुनसान जगह पर चला गया ताकि एक जेट स्लिप को मैनर की ओर उड़ा सके। अपना सर इधर उधर घुमाते हुए किसी भी चेहरे की तलाश करते हुए सैंगवन यूलिंग समान चुप्पी के साथ अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद करते ही उसे एक बार फिर एक जाना पहचाना अंधेरा घेर लेता है। इस समय उसकी जितनी भी इंद्रियां थी वो अंधी हो चुकी थी, वो अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहा था। चेहरा कांपता हुआ सैंगवन यूलिंग का दिल चरमरा गया। वह अपनी किस्मत पर विलाप करते हुए जमीन पर गिर गया। उसने अपना सर 3 बार पटका और कहा ग्रीटिंग्स मास्टर। और फिर वैसे ही एक आवाज आती तुम इस समय काफी तेज दिख रहे हो बच्चे, हा हा हा। जब सैंगवन यूलिंग ये बात सुनता है तो वैसे ही कहता है मास्टर। और डिसिपल के लिए ये बात नेचुरल सी है कि एक डिसिपल अपने गुरु को उस सम्मान के साथ स्वागत करे जिसका वो हकदार है। विद्रोह नजर से देखते हुए सैंगवन यूलिंग अब इसकी आदी हो चुकी थी। वो इस समय एक छोटे मेमने की तरह नर्म दिख रहा था। अब वैसे ही जुफेन की आंखें चमक उठी और फिर वैसे ही जुफेन कहता है मुझे कहना होगा तुमने तो अपनी बेशर्मी को एकदम नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तुम सचमुच उस उपाधि पर खड़े उतरते हो जो मैंने तुम्हें दी थी, डिजेनरेटेड डीमन, हा हा हा। सैंगवन यूलिंग ने अनसुना कर दिया। उसका चेहरा इस समय एकदम पथरीला हो गया था। वैसे ही जुफेन ने आंखें सिकोड़ते हुए और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा और इससे पहले कि तुम कहो कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बच्चे को खुद अपनी आंखों से वापस आते हुए देखा है। वैसे ही सैंगवन यूलिंग एक गहरी सांस लेता है और फिर वैसे ही एक सफेद कागज दिखाते हुए कहता है मास्टर मैंने अपने हाथों से मैनर का खुद ये नक्शा तैयार किया है, मैं चाहता हूँ कि मास्टर इसे ले लें। और जब जुफेन उस चीज को देखता है तो वैसे ही कहता है बहुत बढ़िया और ये कहकर के हंसने लगता है। नक्शा अंधेरे में उड़ गया और फिर जुफेन भी उसको चेक करने लगा। और जब जुफेन अपने हाथों में वो नक्शा लेता है और फिर वैसे अपने मन में कहता है सैंगवन यूलिंग इतना ईमानदार है कि वो इसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करेगा। हालांकि जल्द ही सैंगवन यूलिंग ने अब बाइस को देखा और रिपोर्ट किया मास्टर आप भी उस स्वेरिंग स्वॉर्ड के पीछे होंगे, क्यों मैंने सही कहा ना। वैसे ही जुफेन कहता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं। नजर घुमाते हुए जुफेन दोबारा से कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब। सैंगवन यूलिंग ने रुक कर कहा अगर इससे मेरा मतलब हो तो मैं मास्टर से 3 दिन बाद कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ। जुफेन कहता है लेकिन क्यों। सैंगवन यूलिंग कहता है ये वो दिन है जब सैंगवन क्लैन हमला करेगा और तब मास्टर आप वहाँ पर जो हंगामा होगा आप उसका यूज करके अपना लाभ उठा सकते हैं। सैंगवन यूलिंग ये कहने के बाद बुरी मुस्कान बिखेरता है। वैसे ही जुफेन ने मजाक उड़ाया आखिरकार तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हो। सैंगवन यूलिंग वैसे ही कहता है एक दिन का मास्टर जीवन भर के लिए पिता होता है। मैं अपने मास्टर के प्रति उतना ही असौभाग्य हो सकता हूँ जितना कि मैं अपने पिता के प्रति नहीं। सैंगवन यूलिंग ने एक भौवे उठाई और फिर सीधे चेहरे के साथ बकवास बात करने लगा। जुफेन के मुख से पूरी तरह विश्वास न करने वाला और उपहासपूर्ण स्वर निकला तुम्हारे मास्टर और तुम्हारे लॉर्ड का क्या। और जब सैंगवन यूलिंग ये सुनता है तो वैसे ही एक बड़ी मुस्कान के साथ कहता है वे मास्टर की तुलना में कुछ भी नहीं है, केवल आप ही मेरे भाग्य को निर्धारित करते हैं। और जब जुफेन उसकी बात सुनता है तो वैसे उसको लंबी नजरों से देखने लगता है और फिर वैसे अपने मन में कहता है इसमें कुछ तो समझ है। दोबारा से सैंगवन यूलिंग कहता है आपको मास्टर ये भी पता है कि मैं फ्लाइंग क्लाउड मैनर के लिए काम करता हूँ और इसका मतलब यह है कि जो सैंगवन क्लैन है जब वो अटैक करेगा सैंगवन क्लैन के लिए वो एक अटैक भी हो सकता है, सॉरी एक ट्रैप भी हो सकता है। अब उनसे आप डिवाइन वेपन चाहते हैं मास्टर को कुछ भी हासिल नहीं होगा। सैंगवन यूलिंग ने एक और धनुष छोड़ा। इस समय सैंगवन यूलिंग ऐसा लग रहा था कि मानो वो जुफेन को एक सलाह दे रहा हो। जुफेन ने भी झूठा गुस्सा दिखाया। इसका क्या मतलब है, पहले तो तुम चाहते हो कि मैं केओस का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं और अब तुम मुझे ऐसा ना करने के लिए कह रहे हो, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। सैंगवन यूलिंग कहता नहीं ये बात नहीं है मास्टर, और सैंगवन क्लैन के बाद मैनर में घुसना ये कोई एक अच्छा प्लान नहीं होगा और जब दोनों साइड्स लड़ेंगे तभी मौका साफ होगा और तब डिवाइन वेपन चुराना इससे आसान नहीं होगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि मास्टर को तलवार चुराने के लिए इस मोड़ का लाभ उठाना चाहिए। वैसे ही जुफेन भी आंखें सिकुड़ते हुए कहता है बोलो मास्टर कृपया इस मैप पर नजर डालें। वहाँ पर 2 एरियाज हैं। जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है वहाँ पर जेट फॉल है जहाँ पर स्वेरिंग स्वॉर्ड है और ईस्टर्न मोस्ट वैसी जगह है जहाँ पर सैंगवन फियोंग रहता है। पहला वह स्थान जहाँ पर तलवार रखी गई है जबकि दूसरा वह स्थान जहाँ सैंगवन फियोंग उसे छुपाएगा। मैनर में बिताए अपने समय में मैंने सैंगवन फियोंग को उड़ती हुई तलवार को अपने कमरे में ले जाते हुए देखा है और वहाँ पर
बहुत ज्यादा थिक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ कल्टीवेशन के लिए ही नहीं है बल्कि स्वेरिंग वर्ड को स्टोर करने के लिए भी है। बुक ऑफ विस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सैंगवन यूलिंग जूफेन से कहता है सैंगवन क्लैन के पीछे मैनर में घुसना अच्छी योजना नहीं है। जब दोनों ग्रुप्स लड़ेंगे तभी मौका होगा और जब दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होंगे तो तब डिवाइन वेपन को चुराना बहुत ज्यादा ही आसान होगा। इसीलिए मैं मास्टर को बताना चाह रहा हूँ कि मास्टर इस मौके का फायदा उठाए और उस तलवार को चुरा लें। और अब जरा मास्टर आप इस मैप पर नजर डालिए ध्यान से। यहाँ पर दो एरियाज हैं, एक नॉर्थ की साइड है जहाँ पर जेड फॉल है, सॉरी जेड फॉल ईस्ट की साइड है, और जहाँ पर स्वाइड होगी वो होगा सैंगवन फेयुंग का रूम और उनका रूम है वेस्ट की साइड। और जो सैंगवन फेयुंग होगा वो अपने स्वॉर्ड को शायद अपने रूम में ही छुपाएगा क्योंकि मैंने उस स्वॉर्ड को उससे कई बार जाते हुए देखा है और वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है और वो केवल उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं करते बल्कि स्वेरिंग स्वॉर्ड को स्टोर करने के लिए भी रखते हैं। इस समय सैंगवन यूलिंग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दोबारा से सैंगवन यूलिंग कहता है वो लोग सैंगवन क्लैन की चाल जानते हैं और जो वो डिवाइन वेपन होगा उसको वो लोग छुपा देंगे, इसीलिए उसे दूसरी जगह पर होना चाहिए। जब दोनों ग्रुप जेड फॉल में मिलेंगे तो मास्टर आपके पास तब बहुत ज्यादा ही अच्छा मौका होगा। तब आप सैंगवन फेयुंग के कमरे में घुस जाइएगा और फिर बिना किसी को पता चले आप सैंगवन फेयुंग की तलवार को चुरा लीजिएगा। और जब जू फैन सैंगवन यूलिंग की बात सुनता है तो वैसे अपने मन में कहता है, अगर इसके शब्दों की बात करे और ये अपने मन में सोचने के बाद वैसे ही एक ठंडी मुस्कान बिखेरता है। मैनर के हर कंकड़ को बदलने के बाद इस समय जू फैन से ज्यादा फ्लैन क्लाउड मैनर को कोई भी नहीं जानता था। फिर वैसे जू फैन अपने मन में कहता है इस हरामी की बकवास का मकसद मुझे अंदर घुसा करके मरवाने का है और मुझे यकीन है कि इसने भी फर्जी जानकारी ही भेजी होगी जिससे कि सैंगवन फेयुंग ने वहां पर जाल बिछा दिया होगा। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा क्योंकि मैंने शुरुआत से ही नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर दी थी और एक मैंने फर्जी रिपोर्ट दी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक टेबल का सीन दिखाया जाता है जिसके अपोजिट साइड में बैली जिंगवाई और सैंगवन फेयुंग बैठे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ पर बैठ करके झील का आनंद ले रहे थे। दोनों बिना किसी चिंता के सीनरी, संगीत और शराब का आनंद ले रहे थे। एक आवाज हुई और बैली जिंगवाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर वैसे वो अपने हाथों से एक जेड स्लिप को पकड़ लेता है। और जब सैंगवन फेयुंग ये देखता है तो वैसे वो भी हंसने लगता है। देन वैसे बैली जिंगवाई कहता है मुझे कहना पड़ेगा स्वर्ड किंग, जो तुम्हारा भतीजा है वो बहुत ज्यादा ही मेहनती है। सैंगवन फेयुंग ने उसे टालते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरा भी बहुत जल्दबाजी में है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा लालची है। आप उसकी जल्दबाजी में बनाई गई योजना को कैसे समझ सकते हो। देन वैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और फिर वैसे दोनों लोग खिलखिला के हंसने लगते हैं। बैली जिंगवाई ने जेड स्लिप को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए सर हिलाया, हालांकि किसी बात ने उसका ध्यान खींचा, इतना अधिक कि उसे शक हो रहा था। देन वैसे ही सैंगवन फेयुंग कहता है क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर, ऐसा क्या है। देन वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है हमारे 3 दिन जाने के बाद जो सैंगवन फिक्सियोंग होगा वो हमला करेगा। सैंगवन फेयुंग कहता है क्या ये बढ़िया नहीं, जाल बिछा दिया गया है और अब बस उन्हें इसे खोलना बाकी है। प्राइम मिनिस्टर क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है। सैंगवन फेयुंग पहले तो उत्सुक दिखे लेकिन जेड स्लिप के अंदर की जानकारी सुनने के बाद उनकी चिंताएं दूर हो गई। बैली जिंगवाई की शंकाएं बनी रहीं। देन वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है सैंगवन फिक्सियोंग अपने एक्सपर्टों के साथ जेड फॉल पर अटैक करने की योजना बना रहा है, जबकि 3 सबसे शक्तिशाली वेनरेबल्स सैंगवन फेयुंग तुम्हें मारने के लिए वो तीनों वेनरेबल्स तुम्हारे रूम की ओर जाएंगे। अगर सब ठीक रहा तो बढ़िया, अगर लेकिन नहीं तो वो आपको रोक लेंगे जबकि दूसरे लोग उस स्वेरिंग स्वॉर्ड को चुरा लेंगे। देन जब सैंगवन फेयुंग ये सुनता तो वैसे ही कहता है सपनों में। सैंगवन फेयुंग ने उसकी चिंता को नजरअंदाज किया, वे मुझे काटना चाहते हैं, फिर तो मैं 2 जालों को बिछाऊंगा। मेरे कमरे में भी रियल एक्सपर्ट होंगे जहाँ पर मैं भी पहरा दूंगा और बाकी लोगों को जेड फॉल भेज दूंगा जहाँ प्राइम मिनिस्टर भाई डैंकिंगसन की मदद ले करके सबको आदेश देंगे। वो लोग यहाँ पर अंदर तो आ सकते हैं लेकिन 2 स्वर्ड किंग के साथ बाहर निकलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और ये कहकर के सैंगवन फेयुंग हंसने लगता है। बैली जिंगवाई ने भी उसकी बातें सुनने के बाद अपना सर हिलाया लेकिन उसकी अंतर आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई। और फिर वैसे बैली जिंगवाई कहता है जो भी हो लेकिन मुझे यहाँ पर अजीब लग रहा है। सैंगवन फेयुंग वैसे ही कहता है प्राइम मिनिस्टर आखिरकार अब क्या हुआ। वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है जो प्लान है वो सॉलिड है लेकिन जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी अजीब है। बैली जिंगवाई की आंखें चमक उठी और फिर वैसे ही जेड स्लिप को पास करते हुए कहता है स्वर्ड किंग फेयुंग अंदर लगे सैंगवन यूलिंग के नक्शे पर ध्यान दे। और जब सैंगवन फेयुंग उसको नोटिस करता तो वैसे ही सैंगवन फेयुंग को भी शक होने लगता है। और फिर वैसे ही सैंगवन फेयुंग अपने मन में कहता है मैंने इस मैप को ग्रैंड मास्टर गु को बनाने दिया तो फिर आखिरकार इसमें कैसा ही देखना, क्या ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही घर को नहीं जानता। 3 दिन बाद सैंगवन क्लैन अटैक करने से पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगा। सैंगवन फिक्सियोंग अपने आदमियों को लेकर जेड फॉल पर हमला करेगा और स्वेरिंग स्वॉर्ड को चुरा लेगा जबकि 3 वेनरेबल्स लोग स्वर्ड किंग के कमरे में नॉर्थ मोस्ट प्लेस पर अटैक करेंगे दुश्मन को मारने और रोकने के लिए ताकि क्लैन के हेड को सफलता मिल सके। सैंगवन फेयुंग पढ़ते समय सहज था लेकिन फिर उसकी नजर नक्शे पर पड़ी और फिर वैसे ही सैंगवन फेयुंग कहता है क्या जेड फॉल ईस्ट में है, लेकिन वो तो
वेस्ट साइड में है और जो मेरा रूम है इसमें नॉर्थ में बनाया गया है, लेकिन मेरा कमरा तो साउथ ईस्ट की तरफ है। आखिरकार इस नक्शे में है क्या? और इस समय जो बैली जिंगवाई था उसको भी कुछ डाउट हो रहा था और फिर बैली जिंगवाई वैसे ही कहता है, सैंग वन यूलिंग ने इस मैप को सप्लाई किया है और सभी खातों के अनुसार ये हमें धोखा देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। मतलब वो हमें धोखा तो नहीं देगा, इस चीज के बारे में तो साफ ही था। हम हमारे विपरीत फ्लाइंग क्लाउड मैनर में सब कुछ से अनजान है। एकमात्र तार्किक यात्रा यह है कि यह वही नक्शा है जो उसे सैंग वन फिक्सियोंग से मिला था। यह नकली है। क्लैन को एक नकली नक्शा दिया गया है और जब सैंग वन फिक्सियोंग ये सुनता है नकली तो वैसे ही कहता है, क्या नकली नक्शा? आखिरकार ये कैसे ही फेक हो सकता है? क्या तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि जो ग्रैंड मास्टर गो हैं उन्होंने सैंग वन क्लैन को नकली नक्शा दिया? आखिरकार वो ऐसा क्यों ही करेंगे? और इस समय जो बैली जिंगवाई था वो भी अपने ख्यालों में डूब चुका था और फिर वैसे ही बैली जिंगवाई अपने मन में कहता है, लॉजिक ये कहता है कि जो ग्रैंड मास्टर गो है वो सैंग वन क्लैन पर भरोसा करता है, जो कि एक बैसाखी है जिस पर वो टिक कर सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसने उन्हें एक फर्जी नक्शा दिया जिससे जो उनका प्लान होगा वो बेकार हो जाएगा और फिर वो उनके विश्वास करने वाले व्यक्ति से विश्वासघाती बन जाएगा, मतलब धोखेबाज बन जाएगा और इससे उससे सिर्फ नुकसान ही होगा। क्या ऐसा है कि वो स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का अल्केमिस्ट बनना चाहता है? क्या इसीलिए ग्रैंड मास्टर गो सैंग वन क्लैन से नाता तोड़ रहे हैं? ये भी सही नहीं है, नहीं तो वो एक ही झटके में क्लैन को पकड़ने के लिए नकली नक्शे का उपयोग करके हमारे साथ अपना भाग्य आजमा रहा होगा। कोई भी विश्वासघात पूरी तरीके से किया जाना चाहिए, ना ही कि रैंडमली, नहीं तो इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। सैंग वन क्लैन ने अपने ज्ञान की कमी को नकली नक्शे से पूरा कर लिया था, लेकिन इससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा और दूसरे अटैक की विफलता के साथ, मतलब फेलियर के साथ उनके पास जब मैनर पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं होगा, तब फिर सैंग वन क्लैन को गुई फैन से नफरत हो जाएगी। लेकिन जो मैनर साइड वाले लोग हैं उन्हें इस फेक मैप के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जो भी होगा, जो भी रिजल्ट इसमें आएगा उसमें ग्रैंड मास्टर गो को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर उसे दोनों तरफ से ही कुछ नहीं मिल रहा तो फिर क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस उलझन से बैली जिंगवाई को भी सर दर्द हो रहा था। सैंग वन फिक्सियोंग को तो छोड़ ही दो। देन वैसे ही जो बैली जिंगवाई होता है चिल्लाते हुए कहता है, कौन लोग ग्रैंड मास्टर गो के ऊपर नजर रख रहे थे मैनर में? सभी को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। जो वहाँ पर लोग आसपास खड़े होते हैं वो भी कहते हैं जी सर। वैसे ही कुछ चिल्लाता है और जल्दी उनके सामने दो गार्ड आ जाते हैं और फिर वैसे ही वो गार्ड कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर और स्वर्ड किंग, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देन वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है, क्या तुम ही वो दोनों लोग हो जो ग्रैंड मास्टर गो के ऊपर नजर रख रहे थे? देन वैसे ही वो गार्ड्स कहते हैं, हमने लॉर्ड के ऑर्डर पर हमने ग्रैंड मास्टर गो को सेफ रखा। बैली जिंगवाई दोबारा से कहता है, क्या ग्रैंड मास्टर गो के कार्यों पर कुछ गड़बड़ी थी? क्या वो कुछ गड़बड़ कर रहा था? बैली जिंगवाई की आंखें चमक उठी। बैली जिंगवाई के शब्दों ने गार्डों को चौंका दिया और फिर उन्होंने जवाब दिया, कई चीजों ने हमें भी डाउट में डाल दिया, जैसे कि लगातार रास्तों के बारे में पूछना, जेड फॉल और स्वर्ड किंग के घर के रास्ते के बीच में पूछना के बारे में पूछना, प्राइम मिनिस्टर और भले ही लॉर्ड को पता ना हो लेकिन उन्होंने हमें रास्ता दिखाने के लिए भी कहा। और जब सैंग वन फिक्सियोंग सुनता है तो वैसे ही कहता है, मैं समझ गया, हम इस बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? वैसे ही सैंग वन फिक्सियोंग ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, यह कुछ ऐसा है जिसकी मैंने अनुमति दी ताकि गो जिफन अपना नक्शा पूरा कर सके। वैसे ही बैली जिंगवाई का माथा हिल गया और फिर वैसे वो बीच में बोलता है, जरा तुम लोग रुको यहीं पे। क्या तुम लोगों का कहने का मतलब ये है? क्या वो लगातार तुमसे पूछता जा रहा था? लेकिन क्यों? तुमसे वो बार बार क्यों पूछ रहा था? देन वैसे ही सैंग वन फिक्सियोंग कहता है, प्राइम मिनिस्टर जी इसमें गलत ही क्या है? सभी चोर पूछते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। वैसे ही वो दोनों गार्ड्स बताते हैं, और वैसे भी हम उसे पूरे मैनर में हर जगह ले जा चुके हैं, तो फिर वो आखिरकार दूसरों से क्यों पूछ रहा है? वो भी सिर्फ एक बार नहीं। बैली जिंगवाई गंभीर रूप से उसकी बात काट दी। सैंग वन फिक्सियोंग की भी इस समय बोलती बंद हो चुकी थी और फिर वैसे सैंग वन फिक्सियोंग अपने मन में कहता है, अब ऐसा क्यों है? क्या उसे डर है कि हम लोग उसके बारे में कहीं जान ना जाए? हमने उसे पर्सनली ही उस जगह पर घुमाया है, तो फिर क्यों? क्या शायद? और ये कह करके सैंग वन फिक्सियोंग चुप हो जाता है और फिर वैसे ही बैली जिंगवाई की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे उनमें से एक गार्ड कहता है, जो ग्रैंड मास्टर गो थे वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहे थे और वो बार बार बस यही कहते रहते कि वो जेड फॉल जाएंगे, लेकिन हर बार बैरक में पहुंचकर कहता कि ये मैनर बहुत बड़ा है। देन वैसे जो बैली जिंगवाई होता है वो कहता है, ठीक है हम लोग समझ गए, अब तुम लोग जा सकते हो। बैली जिंगवाई ने उन्हें बाहर कर दिया। उन गार्ड्स ने भी सर झुकाया और हैरान होकर चले गए और फिर वैसे ही बैली जिंगवाई हंसते हुए कहता है, स्वर्ड किंग क्या तुम्हें अब ये सब कुछ समझ में आया? देन वैसे ही सैंग वन फिक्सियोंग कहता है, हाँ जरूर समझ में आया कि उस आदमी को दिशा की समस्या है, उसे दिशा के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। उसने सोचा था कि एक महान 11th ग्रेड का एल्केमिस्ट डायरेक्शन लेस हो जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि वो एक जासूस है। हाँ ये पहली बार है एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल जासूस के रूप में किया जा रहा है जिसे डायरेक्शंस को भी देखना सही से नहीं आता। बेशक मैं पूरी तरह से उलझा हुआ है, ये तक भी नहीं पता कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर है। अगर सैंग वन फिक्सियोंग को ये पता चल जाए कि ग्रैंड मास्टर गो को नक्शा बनाना नहीं आता, उसको डायरेक्शन ही देखना नहीं आता, तो पक्का उसके पैरों के नीचे से जमीन ही फट जाएगी। ये सारी बात सुनने के बाद बैली जिंगवाई मुस्कुराता
होता है। फिर वैसे ही कहता है कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, उसके द्वारा नियुक्त होने के कारण वह एक भयानक जासूस की तरह व्यवहार करता है। बेशक जो वो मैप है एक डिसओरिएंटेड बंदे के द्वारा बनाया गया है। और ये कहकर के बाली जिंगवाई भी हंसने लगता है। क्या सही में गलती हुई है? इतना खराब निर्देश किसी भी अन्य निर्देश से भी बदतर है। वन फियुंग ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर आईब्रोज को सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि उसे डायरेक्शन का पता बिल्कुल भी नहीं है? वो भी एक 11th ग्रेड का अल्केमिस्ट होने के बाद भी उसे डायरेक्शन का पता नहीं है। बाली जिंगवाई का माथा हिल गया और वह रुक गया। और फिर वैसे ही कहता, अब तक जो कुछ मैं जानता हूँ उसके लिए यही एकमात्र एक्सप्लेनेशन है। मान लीजिए उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। सेंग वन फ्यूंग कहता है, तो फिर हमारी जो प्लान है उसका क्या? बाली जिंगवाई कहता है, हम अपने प्लान पर कायम रहेंगे और हमारे प्लान में एकमात्र बदलाव यह है कि हम इस नकली मैप के अनुसार चलेंगे। और जो एपिसोड के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो सेंग वन फ्यूंग होता है वो बाली जिंगवाई से कहता है, तो फिर हमारे प्लान का क्या होगा? बाली जिंगवाई कहता है, हम लोग इस पर कायम रहेंगे, बस इसमें हम लोग एक बदलाव करेंगे, वो ये है कि हम लोग इस नकली नक्शे के अनुसार सारी योजनाओं को बनाएंगे। बाली जिंगवाई ने दोबारा से मुस्कुराते हुए कहा, नकली नक्शे की वजह से स्टेट रियलिटी के बावजूद सैंगवन क्लैन वैसे भी पकड़ा जाएगा। हा हा हा। सैंगवन फेयुंग भी सर हिलाते हुए कहता है, मैंने स्वेरिंग स्वॉर्ड को मूव करने के बारे में सोचा, लेकिन क्योंकि जो नक्शा है वो नकली है इसीलिए इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब यहीं पे सीन कट होता है और किसी एक जगह पर कोई कह रहा होता है, डैड क्या वो लोग सही में लड़ाई को कहीं और ले जा रहे हैं? काली रात में केवल चांदनी ही दुनिया पर कुछ रोशनी बिखेर रही थी, जिसकी वजह से हवा में ठंडक फैल रही थी। शहर के कई घरों में ठंड दूर करने की उम्मीद में अपनी अपनी हल्की पीली मोमबत्ती जलाई हुई थी। गु सेंगटोन बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें दीपक की रोशनी में डिमोनिक स्वॉर्ड को चमकाने वाले जू फैन को घूर रही थी। वैसे ही एक दुष्ट मुस्कान के साथ जू फैन ने जवाब दिया, फ्लाइंग क्लाउड मैनर का कदम सैंगवन क्लैन के हमले पर निर्भर करता है, जबकि सैंगवन क्लैन की चालें मेरे द्वारा दिए गए नक्शे के ऊपर निर्भर करेंगी और अब तक वो नक्शा मैनर में वापस चला जाना चाहिए। हा हा। और इस तरह दोनों ग्रुप्स की हरकतें मेरे कंट्रोल में रहेंगी और मैं जहाँ चाहूंगा वो लोग वहीं पर लड़ेंगे। इस समय जूफेन अपने काम से बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। पूरे बोर्ड और उसके रूल्स में एरा फेरी करने से जूफेन का कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका था। देन वैसे ही गुसिंगटन कहता है, तब हम क्या करेंगे? क्या हम जेड फॉल में ड्रॉइंग एरे स्थापित करने के बाद क्या तब हम सैंगवन क्लैन की मदद कर सकते हैं? एरेस को प्लेस करने के बाद जूफेन ने अपनी कीमती डिमोनिक स्वॉर्ड पर माइंड फोकस करने से पहले गुसिंगटन को एक नजर से देखा और कहा, उनकी परवाह कौन करता है, हम अपना काम करेंगे और बाकियों को अनदेखा करेंगे ताकि ज्यादा मुसीबतें हमारे ऊपर न आ सके। फ्लाइंग क्लाउड मैनर में अब 2 स्वॉर्ड किंग और 1 प्राइम मिनिस्टर है। सैंगवन क्लैन के पास कोई मौका नहीं है। मैंने झूठी जानकारी भेजने और उनकी सेनाओं को इधर उधर तितर पितर करने के लिए सैंगवन यूलिंग का इस्तेमाल किया और ये सैंगवन क्लैन के लिए ये काफी राहत की बात होनी चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ लंबे समय तक चलेगा और जब सैंगवन फेयुंग के कमरे में वेट कर रहे एक्सपर्टों को पता चलेगा कि हमला नहीं होगा तो सैंगवन यूलिंग द्वारा भेजी गई फर्जी जानकारी से जो उनका प्लान होगा वो बर्बाद हो जाएगा। जब दोनों ग्रुप्स एक साथ आएंगे, लेकिन ये श्योर नहीं है कि वो लोग खत्म हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन उनका विनाश हमारे लिए अच्छा काम करेगा। उनका मरता हुआ संघर्ष हमें टाइम देगा एरेस को सेट करने के लिए और कम से कम उनका मरना किसी के तो काम आएगा। जूफेन ने मजाक उड़ाया, एक तानाशाह जो कंकालों के ऊपर अपनी तलवार उठा रहा है, सभी जीवित चीजों के खून का उपयोग करके अपनी उन्नति लिख रहा है। गुसेंगटोन ने चुपचाप आह भरी। जूफेन का हाथ सताने तलवार को साफ करने से रुक गया। उसने यंग सेंजी के मूड को भाप लिया। जूफेन अब बुरा नहीं लग रहा था। अब वो अपने बेटे को एक उलझन भरी मुस्कान दे रहा था। मुझे पता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ घूमना पसंद नहीं है और तुम इस जगह से ऊब चुके हो। वैसे भी ये 3 दिन भी जल्द ही बीत जाएंगे, इसीलिए इसे सहन करो। हा हा हा। फिर सैंगवन फिक्सियों की योजना के अनुसार एक्सपर्ट्स हमला करेंगे जबकि जूनियर्स चले जाएंगे। इस बीच तुम उनसे बचकर उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां हमने खुद को स्थापित किया था। फ्लाइंग क्लाउड सिटी पहुंचने से पहले हमने जो भागने का रास्ता बनाया था उसे मत भूलना। बिग डीपर फ्लिंगिंग एरे। और ये कहकर के जूफेन हंसने लगता है और जब गुसेंगटन जूफेन की बात सुनता है तो वैसे ही गुसेंगटन उदास होकर के कहता है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों उन सबको मार करके उन सबकी लाशों के ऊपर होकर के सिर्फ हम दोनों ही जीवित बचेंगे। जूफेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी महान सताने तलवार की सफाई करने में और तलवार चलाना सीखने के सपने में इतना व्यस्त था कि वो गुसेंगटन की बातों को नोटिस ही नहीं कर रहा था। वैसे ही दस्तक होती है किसी की, दरवाजे पर कोई था। जूफेन ने सफाई करना बंद कर दिया और फिर वैसे ही पूछा, कौन है? ऐसे ही कोई कहता है, ये मैं हूँ। जूफेन ने सैंगवन किंगियन को यह कहते हुए सुना, मिस्टर गु क्या आप फ्री हैं? और जब जूफेन किंगियन को देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, ये लड़की इस समय यहाँ पर क्या कर रही है? इस समय जो जूफेन था वो गुसेंगटन को हैरान नजरों से देखते हुए जूफेन को पता था कि उसे जवाब देना होगा और फिर वैसे ही जूफेन कहता है,
चाचा मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। जूफेन ने उस कमजोर व्यक्ति को देखा और अंदर आकर पूछा, तुम इतनी लेट यहाँ पर क्यों आई हो? देन वैसे ही जो सैंगवान किंग होती है वो जूफेन से कहती है, क्या यंग सेंजी सो रहा है? जूफेन ने सहजता से जवाब दिया, वो इस समय बिस्तर पर है, वैसे तुम्हें उससे क्या लेना देना? देन वैसे ही सैंगवान किंग कहती, मेरे साथ आओ। सैंगवान किंग ने उसका हाथ पीछे की ओर खींचकर उसे रोका, फिर आसपास कोई ना देखकर रिलैक्स हो गई और फिर वैसे ही कहती है, यहाँ हमें कोई परेशान नहीं करेगा। जूफेन कहता है, तुमने क्या कहा? क्या हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा? इसका मतलब क्या? जूफेन दोबारा से चांद की चांदनी रात में अपने हाथों को रगड़ते हुए कहता है, मिस सैंगवान, पहले आपने पता किया कि युवा संजी सो गया है और अब आपने मुझे इस एकांत इलाके में बुलाया है। हा, मैं आपकी इस ढीठता से हैरान हूँ। मैं अपने चार्म को जानता हूँ और मैं इतना चार्मिंग हूँ कि कोई लड़कियां मुझसे दूर ही नहीं रह सकती। लेकिन मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। लेकिन जब से आपने जोर दिया है मुझे लगता है कि मैं उफ। और ये कहकर के जूफेन रुक जाता है। बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में अचानक हुए अटैक से सैंगवान किंग चिल्लाने लगी। जूफेन ने देखा कि सैंगवान किंग उसकी जांघ पर चुटकी काट रही थी और जोरों से मरोड़ रही थी। जूफेन ने उसके चंगुल से छूटने के लिए कोशिश की और फिर वैसे ही कहता है, ये सब क्या है? सैंगवान किंग कहती, ये सब कुछ बकवास करने के लिए नहीं है तो किसके लिए? ये सब जो तुमने बकवास की ये सब कुछ उसके लिए है। सैंगवान किंग दोबारा से गुस्से में आते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अच्छे रीजन से बुलाया था लेकिन तुम्हारा दिमाग साफ तौर पर खराब है। तुम अभी भी होश में इसलिए हो क्योंकि तुम अभी भी शादीशुदा हो। जूफेन उसके गुस्से को अनदेखा करते हुए कहता है, तुम कितनी नेक हो, एक ऐसे क्लैन के होने के बावजूद जो अपनी भड़ास निकालने के लिए डुअल कल्टीवेशन का यूज करता है। और क्या चाचा भी शादीशुदा आदमी नहीं है? जो चाचा जी वो भी तो शादीशुदा आदमी है। सैंगवान किंग कहती है, क्योंकि सैंगवान क्लैन के लोग ऐसे ही हैं, इसीलिए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है चलो इसे भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी को वापस पाना होगा। केवल उसी पर अपना ध्यान फोकस करो और ऐसा कुछ मत करो जिससे कि उसका दिल टूट जाए। जूफेन कांप उठा, उसका चेहरा भारी हो गया। जूफेन कहता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? सैंगवान किंग कहती, कुछ नहीं, मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कल तुम प्राइम मिनिस्टर के साथ इंपीरियल फैमिली जा रहे हो और हम शायद फिर कभी एक दूसरे को ना देख पाए। लेकिन चिंता मत करो, मैं युवा संजी की देखभाल करूंगी और उसकी माँ को खोजने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम सब फिर से मिल जाओ। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जब तुम एक बार सफल हो जाओगे कि तब कोई और औरत नहीं होगी। जूफेन ध्यान से उसे देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? क्या चाचा मुझे ईस्टर्न लैंड नहीं लेकर जाना चाहते? सैंगवान किंग कहती है, डैड ने तुम्हें प्रॉमिस किया, लेकिन अब ये कह करके हंसने लगती है। दोबारा से सैंगवान किंग कहती है, अब सब कुछ बदल गया। पिताजी क्लैन के हेड हैं और कभी कभी क्लैन का फ्यूचर पहले आता है। कई मौकों पर बेवफा होने की कीमत पर अगर तुम अभी भी वही गुई फैन होते जिसने हमें छिपने के लिए अपना घर दिया था तो पिताजी तुम्हें ले जाते। लेकिन बेली जिंगवाई ने तुम्हें अपने सबसे रिस्पेक्टफुल मेहमान माना है और अब क्लैन को उनके हमले की योजना बनाने में मदद करने के बाद इसीलिए वे सैंगवान किंग जितनी देर बोलती गई उससे शब्द कठिन लगते गए। दोबारा से सैंगवान किंग कहती है, उन्होंने प्रैक्टिकल जाने की व्यवहारिक होने का डिसीजन लिया है। जब जूफेन सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या प्रैक्टिकल? सैंगवान किंग कहती है, यदि जीवित रहूं तो तुम्हारा साथ दूंगी, यदि मर जाऊं तो त्याग दूंगी। सैंगवान किंग उदास दिख रही थी और उसने आगे कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे और बेली जिंगवाई के जाने के 3 दिन बाद पिताजी हमला करेंगे। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम्हारे लिए केवल 2 ही अंत हैं। बेली जिंगवाई तुम्हें नक्शा देने के लिए खोज निकालेगा और मौके पर ही तुम्हें मार डालेगा, या बेली जिंगवाई तुम्हें अभी भी उच्च सम्मान से देखेगा और तुम हमेशा सेंट्रल एरिया में सैंगवान क्लैन के जासूस के रूप में बने रहोगे। जूफेन ये सुनने के बाद कहता है, चाचा ने ये नहीं कहा था एम्बुश सक्सीड होने के बाद वो लोग मुझे अपने क्लैन में एक्सेप्ट करेंगे? सैंगवान किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सर हिलाया और फिर वैसे ही कहती है, बेली जिंगवाई प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके साइड में इतने सारे एक्सपर्ट्स और ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग सर भी हैं जो कि शीर्ष पर हैं। पिताजी को स्वेरिंग स्वॉर्ड मिलने के बाद वे आप जैसे लोगों के लिए जोखिम नहीं उठाने वाले हैं। उनकी योजना आपको इस्तेमाल करने की है। यदि तुम मर जाते हो तो सैंगवान क्लैन हमेशा आपका आभारी रहेगा, युवा संजी को अपने अंडर पालेगा। यदि आप जीवित रहते हैं तो युवा संजी को बंदी बना लिया जाएगा और आपको ईस्टर्न लैंड के लिए काम करने पर मजबूर करेगा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्योरली एक दिन वापस ले आऊंगी। जूफेन ने भी अपने आंखों को झपकाते हुए अपना सर हिलाया। जूफेन का स्पेकुलेशन इस हिस्से तक भी पहुंच गई और उन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जूफेन इस समय इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि देन वैसे ही जूफेन अपने मन में कहता है, चलो देखेंगे कि कौन किसका यूज करेगा। बड़े लोगों के बीच टकराव में ना तो शिष्टाचार और ना तो दयालुता के लिए जगह होती है, केवल इंटरेस्ट के लिए जगह होती है। बेली जिंगवाई ऐसे ही थे और यही बात सैंगवान फेयुंग पर भी लागू होती है, जो अपने नाइस कैरेक्टर के लिए मशहूर सैंगवान फिक्सियोंग कैसे कमतर हो सकते हैं। मतलब सैंगवान फिक्सियोन भी बेली जिंगवाई और सैंगवान फेयुंग भी सैंगवान फेयुंग के जैसा है। लेकिन इनके इतना सब कुछ करने के बाद ये फैक्ट तो नहीं बदलने वाला कि वो लोग चाहे कुछ भी कर लें, वो लोग इस मैच में तो हारने ही वाले हैं, क्योंकि ये लोग ये समझने में असफल रहे कि उनके छोटे से खेल में एक और खिलाड़ी घुस आया है। जूफेन दोबारा से अपने मन
में कहता है अज्ञानता तुमको मार डालती है। जूफेन ये सब कुछ सोचने के बाद मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और सैंगवन किंगियन से कहता है तुम्हारा धन्यवाद। सैंगवन किंगियन कहती है थैंक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम केयरफुल रहना, अगर सब कुछ अच्छे से होगा तो मैं जरूर ही यंग संजू को तुम्हारे पास भेजूंगी जिससे कि आप सभी लोग दोबारा से मिल सके। सैंगवन किंगियन ने रिजॉल्व से कहा और उसे अलविदा कर दिया। जूफेन ने उसके जाने का इंतजार किया और फिर जाने के बाद वैसे ही जूफेन कहता है यंग संजी बाहर आओ, लड़की चली गई है। गो सेंगटोन लाल रंग की चमक में जूफेन की तरफ बाहर आया। जूफेन दोबारा से कहता है लड़की ने बहुत ज्यादा ही बकवास उगल दी। जूफेन दोबारा ठंडी आंखों से हंसते हुए कहता है मैंने शुरू से ही उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया, मेरा जीवन हमेशा मेरे हाथों में ही रहेगा, मैं इसे कभी किसी और को नहीं दूंगा। जूफेन वापस आया और यंग संजी के सर पर थपथपाते हुए बोला आओ यंग संजी, इससे कुछ नहीं बदलता। गो सेंगटोन ने भी अपना सिर हिलाया लेकिन कभी कभी पीछे की ओर देखने लगता और फिर पीछे देखने के बाद वैसे ही अपने मन में कहता है चाची को इनकी परवाह है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में कल, तो तब तक के लिए सबको गुड नाइट।